चैप्टर 1 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एरर्स इन मेजरमेंट। तो इसको ढंग से करना चाहिए और मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ ये लेक्चर। अगर आप ढंग से कर लेते हैं पूरा अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इस चैप्टर का शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा जो आपके करने से रह जाएगा। एरर्स निकालने के जो नॉर्मल मेथड होते हैं जो आपकी किताबों में दिए हुए हैं वो भी हम लोग करेंगे, और उसके साथ एरर जो निकालना हम लोग सीखेंगे उसको डिफरेंशिएशन मेथड से, लॉगरिथमिक मेथड से कैसे निकालते हैं, ताकि आप लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो आते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी कर सकें। वो भी इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। साथ में कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं आप लोगों को करने के लिए, और आप वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि अगर वो क्वेश्चन हम लोग सारे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक इसका डीपीपी आप लोग कह लीजिए कि इसका एक डीपीपी मैं इस वीडियो के साथ दूंगा। उस डीपीपी को भी कुछ ये लेक्चर करने के बाद से सॉल्व करना है, और फिर इसके बाद से एक लेक्चर मैं लूँगा जिसके अंदर पीवाईक्यूज़ जो होंगे एरर्स से रिलेटेड वो सारे हम लोग कवर करेंगे। जेईई मेन के पीवाईक्यूज़ कवर करेंगे, तो उससे नीट भी हमारा कवर हो जाता है। अगर एडवांस में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग उस पीवाईक्यू वाले सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एरर होता क्या है। तो एरर क्या है, कोई भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो दुनिया का आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर के आइए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकता है। ज़रूर उसके मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एरर रहता है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। तो उसी अनसर्टेनिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर। ये एरर निकाला कैसे जाता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लिए हुए हैं और उसका सपोज लंबाई मेजर कर रहे हैं, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, कोई मास मेजर कर रहे हो, टाइम मेजर कर रहे हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो उसके ट्रू वैल्यू जो उसका असल वैल्यू होता है और जो उसका मेजर्ड वैल्यू है, इंस्ट्रूमेंट जो उसको मेजर करके बताता है कि हाँ ये इतना है, उनके डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एरर। तो एरर का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो क्या आता है, ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को टीवी माइनस एम वी को हम लोग कहते हैं एरर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एरर। कितने टाइप के एरर होते हैं, तो 3 टाइप के हमारे एरर्स हैं। पहला है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर और तीसरा है लीस्ट काउंट एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या है, देखो कुछ एरर ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमको पता चल जाता है कि ये गलती कहाँ से हो रही है। जैसे मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है और उससे आप लंबाई नापते हैं और आपने पता लगा लिया किसी तरह से कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमेशा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बताता है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बताता है। तो आप क्या करोगे, आप उससे मेजरमेंट करोगे। अगर वो 20 सेंटीमीटर बता रहा है तो आप जान जाओगे कि ये हमेशा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बताता है, मतलब ये 20 नहीं होना चाहिए बल्कि 19 होना चाहिए। अगर वो 25 बता रहा है तो उसको 24 मानोगे। अगर आपको पता चल जाए कि कोई किसी इंस्ट्रूमेंट से आप टाइम नापते हैं और वो हमेशा 5 सेकेंड कम बताता है, तो वो जो भी टाइम बताएगा उस टाइम में क्या करेंगे आप लोग, 5 सेकेंड कम बता रहा है तो 5 सेकेंड बढ़ा लेंगे। जैसे कभी उसने बताया कि ये काम कंप्लीट करने में आपने 65 सेकेंड लिया, तो हमेशा 5 कम बताता है, मतलब मैंने 65 नहीं लिया होगा, 70 लिया होगा। ठीक है, तो अगर हमको नेचर ऑफ एरर पता चल जाए तो हम पता कर लेते, नेचर ऑफ एरर मतलब वो एक्स्ट्रा बता रहा है या कम बता रहा है, और वो अमाउंट पता चल जाए कि वो कितना एरर कर रहा है, कितनी गलती कर रहा है हर बार, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हम सही मेजरमेंट का पता लगा सकते हैं। तो इस तरह के एरर को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, ये किसी एक डायरेक्शन में होता है, मतलब या तो पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब किसी एक डायरेक्शन में होता है, जैसे एक्स्ट्रा बता रहा है तो घटा दो, कम बता रहा है तो ऐड कर दो। लेकिन अगर कभी एक्स्ट्रा बताता, कभी कम बताता, कभी एक्स्ट्रा बताता, कभी कम बताता, तो हमको पता नहीं चल पाता कि कब हमें कम करना है, कब माइनस करना है, कब प्लस करना है। तो सिस्टमेटिक एरर इसको इसलिए कहते हैं कि किसी एक डायरेक्शन में होता है और कितना होता है इसका हम लोग पता लगा लेते हैं। सिस्टमेटिक एरर में एक टर्म देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, लिखा हुआ सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है, किसी भी चीज़ के जब सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट्स, सिस्टम के सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं और सिस्टम से इन्वॉल्व्ड सारे लोग आ जाते हैं। जैसे मान लो किसी स्कूल के सिस्टम की बात की जाए, तो अगर किसी स्कूल के बच्चे बड़े अच्छे हों लेकिन वहाँ का स्टाफ बहुत ख़राब हो, बहुत रूड बिहेवियर करता हो, तो आप लोग बोलेंगे कि इस स्कूल का सिस्टम अच्छा नहीं है। बच्चे तो अच्छे हैं लेकिन स्टाफ अच्छा नहीं है। लेकिन अगर किसी स्कूल का स्टाफ बड़ा अच्छा हो लेकिन बच्चे बड़े अच्छे नहीं हो, बच्चे बड़े बदमाश हो, अगर आप स्कूल के अंदर जाते हैं सारे बच्चे बदमाशी करते हुए आपको दिखाई देते हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ का सिस्टम अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब कि सिस्टम के अंदर स्टाफ भी आ गए और बच्चे भी आ गए। इसी तरह से आप किसी स्कूल के अंदर जाएं और जा कर के देखें कि वहाँ पर जो भी रखे हुए हैं डेस्क बेंच, या मान लो गेट, या गेट के अंदर जब आप लोग एंट्री करते हैं तो जो भी सामान है हर चीज़ तितर बितर है, हर चीज़ बिखरा हुआ है, लेकिन बच्चे बड़े डिसिप्लिन में हैं और वहाँ का स्टाफ भी बड़ा अच्छा है, लेकिन हर चीज़, कोई भी चीज़ आपको अरेंज सही से ना दिखाई दे, तो भी आप बोलेंगे कि इस स्कूल का सिस्टम अच्छा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स रखे गए हैं, जो भी सामान रखे गए हैं,
वो सब कुछ भी सिस्टम के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट के सिस्टम में कौन आता है? मेजरमेंट के सिस्टम में आते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, और मेजरमेंट करने वाले लोग, जो लोग मेजरमेंट कर रहे हैं वो भी आएंगे, मतलब वो ऑब्जर्वर भी आएगा। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक एरर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है जो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, और ये जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। इन दोनों पार्ट के अंदर एक्सपेरिमेंट करने वाला, मेजरमेंट करने वाला इंसान है। अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है तो वो भी सिस्टमेटिक एरर है, और इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है तो आप उस एरर को ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट को आप रिपेयर करा सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एरर आता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ये ऑब्जर्वेशन लेने वाले इंसान से रिलेटेड है। जो इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा है उससे रिलेटेड ये पॉइंट है कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर उसको एक्सपेरिमेंट करने का तरीका नहीं पता है और एरर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी स्केल से तुम कोई लंबाई नाप रहे हो, कोई स्केल है, इससे कोई लेंथ आप मेजर कर रहे हैं, तो स्केल में यहाँ पर 0 होता है, अब 0 के बाद से 1 2 3 4 ऐसे रहता है। तो कोई चीज़ आपने मेजर किया, मान लो कि तुमने इस मार्कर का लेंथ मेजर किया, तो जब इस मार्कर का लेंथ मेजर किया तो जो लेंथ मेजर करने वाला था उसने मार्कर को बिल्कुल स्केल के किनारे पर रखा और मेजर करके बताया कि इसकी लंबाई जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। तो जब ये मेजर कर रहा था तो उसने सही तरीके का इस्तेमाल नहीं किया, उसको टेक्निक नहीं पता था कि ये जो पहला एंड है ये मुझे कहाँ पे रखना चाहिए? 0 पर। तो उसको ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नहीं पता होने की वजह से जब वो एरर कर रहा है, गलती कर रहा है, तो इसको इस कैटेगरी के अंदर लेकर के आते हैं। ये एरर भी ठीक किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जो एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान है आप उसको सही टेक्निक सिखाइए, उसको बताइए कि नहीं यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। इसी तरह से किसी भी चीज़ से मेजरमेंट कर रहे हो, सपोज आप थर्मामीटर लेकर के टेम्परेचर नापते हो, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है उसको नहीं पता है थर्मामीटर कहाँ लगाते हैं, तो आप उसको सिखा सकते हैं। आप वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, कोई भी चीज़ अगर यूज़ करते हो, नहीं आता है आपको यूज़ करना है, गलत आंसर निकाल करके लेके आते हो, उसको सीखो ढंग से। तो ये भी एरर जो है ये इसे रिड्यूस या रिमूव किया जा सकता है। तीसरा है पर्सनल एरर। ये पर्सनल एरर जो होता है, ये जो इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है या मेजरमेंट कर रहा होता है उसकी लापरवाही से होता है। कि जो एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट करने वाला इंसान है, अगर वो लापरवाह है, सही तरीके से मेजरमेंट नहीं करता है, तो लापरवाही की वजह से जो गलतियां होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरर। इसी एरर को हम लोग ग्रॉस एरर जब लिखते हैं तो ग्रॉस एरर के अंदर भी यही चीज़ आती है। ग्रॉस एरर के अंदर भी यही चीज़ आती है कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान है अगर वो लापरवाह है, ठीक है, लापरवाही से गलतियां करता है, तो उसको भी ग्रॉस एरर के अंदर लेकर के आते हैं। तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट है रैंडम एरर। अच्छा, ये सिस्टमेटिक एरर क्या था? सिस्टमेटिक एरर को हम लोग रिड्यूस कर सकते थे, इसके कारण का पता लगा सकते थे, इसको रिमूव कर सकते थे। लेकिन ये रैंडम एरर जो होता है ना, रैंडम एरर का कॉज हमको नहीं मालूम होता है। ये रैंडम एरर क्यों हो रहा है मुझे पता ही नहीं। रैंडम एरर क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम है, और जिस चीज़ का कारण ही नहीं मालूम है उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? पहले बीमारी पकड़ेंगे तब तो उसका इलाज करेंगे। तो कभी अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते हुए पता चला कि हम जहाँ पर जिस लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके बगल से एक हैवी ट्रक गुजर गया, अब वाइब्रेशन हो गया, तो मुझे लगा कि यार मेरे एक्सपेरिमेंट में थोड़ी गलती हो गई क्योंकि वाइब्रेशन आ गया था। फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करने लगे, तब तक किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है, वहाँ पर कंडीशन चेंज हुआ, मेजरमेंट अलग आ गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसके बारे में हम गेस कर पा रहे हैं कि इस वजह से गलती हुई होगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे वजह होते हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं होता है। एक ही मेजरमेंट हम कई बार करते हैं, बार बार करते हैं, और हर बार अलग रिजल्ट निकल करके आता है। ठीक है, तो रैंडम एरर का कॉज हमको नहीं मालूम होता है, इसीलिए इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, रैंडम एरर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट कई बार करते हैं, ऑब्जर्वर बदल के करते हैं और इंस्ट्रूमेंट बदल के करते हैं। ठीक है, या अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट नहीं बदल रहे हो तो आप उसी इंस्ट्रूमेंट को ले जा करके अलग अलग जगह पर करते हो, अलग अलग सीजन के अंदर करते हो। पीएचडी में लोग थेसिस लिखते हैं, कई सारे मेजरमेंट से रिलेटेड जो थेसिस होते हैं उनको करने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि एक मेजरमेंट वो गर्मी में कर रहा है, सर्दी में कर रहा है, बरसात में कर रहा है, कम टेम्परेचर में कर रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर में कर रहा है, और अलग अलग जगह पर। वो जो बोलते हैं ना कि समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, अलग अलग सी लेवल पर जाकर के करता है। वो यहाँ पर किया, फिर कभी पहाड़ियों में चला गया, वहाँ पर जाकर मेजरमेंट किया, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलग अलग कंडीशंस में। तो बार बार रीडिंग ले करके और अगर उसका मीन ले लेते हैं तो उससे रैंडम एरर थोड़ा डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट लीस्ट काउंट एरर है। लीस्ट काउंट एरर को भी मैं सिस्टमेटिक एरर के अंदर रख सकता था, लेकिन यहाँ पर लीस्ट काउंट की दिक्कत यह है कि लीस्ट काउंट हमारा
लीस्ट काउंट जो एरर है ये प्लस माइनस करके लिखते हैं। देखो सबसे पहले समझो कि लीस्ट काउंट होता क्या है। कोई भी मेजरमेंट जो सबसे छोटा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटा मेजरमेंट कर पाता है उसे हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। जो हमारा मीटर स्केल है, जो स्केल हम लोग अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर रखते हैं, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। उससे सबसे छोटा लंबाई जो हम लोग नाप सकते हैं वो क्या नाप सकते हैं, 1 मिलीमीटर का या 0.1 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं कोई भी मेजरमेंट मीटर स्केल से लिया, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 2.9 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर कुछ एरर हो सकता है। अगर एक समझदार इंसान जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जानता है वो इससे एक्सपेरिमेंट जब करेगा तो कितना एरर कर सकता है, तो उसका ये हम लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ तक ये मेजरमेंट आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है मेजरमेंट, तो एक डिवीजन आगे तक या एक डिवीजन पीछे तक ये मैक्सिमम एरर कर सकता है। ये जो डिवीजन्स मैं यहाँ पर इतने दूर दूर दिखा रहा हूँ, असल में ये दूर नहीं होते हैं, बड़े पास पास होते हैं, मीटर स्केल में आपने देखा है। तो ये माना जाता है कि एक इंसान जिसको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मालूम हो, अगर यहाँ पर वो मेजरमेंट देख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक खाना आगे या एक डिवीजन पीछे ये हो सकता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2.9 सेंटीमीटर प्लस माइनस जो भी इसका लीस्ट काउंट होता है, एक डिवीजन का जो विड्थ है, प्लस माइनस उतना सेंटीमीटर में लिख लेता हूँ। तो इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के बराबर ही मैक्सिमम एरर माना जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लीस्ट काउंट एरर। इसी तरह से कोई दूसरा डिवाइस, जैसे मान लो कि तुम वर्नियर कैलिपर लेकर के आए, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो उससे अगर आपने 2.95 मेजर किया है तो 2.95 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर लिखोगे। तो ये भी इंस्ट्रूमेंट से ही रिलेटेड है। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना एरर मुझे नहीं चाहिए, तो आप मीटर स्केल को हटाएंगे, वर्नियर कैलिपर को लेकर के आएंगे, उसका लीस्ट काउंट इसका भी 1/10 होता है, इससे काफ़ी कम होता है। फिर उससे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप स्क्रू गेज लेकर के आएंगे, उसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है, तो प्लस माइनस 0.001 लिखेंगे। तो अगर आपको लीस्ट काउंट से प्रॉब्लम है, इस वाले एरर से प्रॉब्लम है, तो आप दूसरा डिवाइस लेकर के आइए। तो ये भी एक ऐसा एरर है जिसको हम लोग हटा सकते हैं, जिसको खत्म कर सकते हैं। इसको भी हम सिस्टमेटिक एरर के अंदर ला सकते थे, लेकिन ये देखो ये प्लस माइनस होता है, और यहाँ पर क्या बोला है कि इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, इसीलिए उसको सिस्टमेटिक एरर के अंदर नहीं रखा जा रहा है, अदरवाइज ये भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये 3 टाइप के एरर हैं। किताबों में और भी बहुत टाइप के एरर लिखे जाते हैं, लेकिन वो सब इसी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे ग्रॉस एरर एक हो गया, वो पर्सनल एरर से रिलेटेड है, ठीक है। तो बहुत सारे एरर लिखे जाते हैं, लेकिन वो सब इसी से रिलेटेड है। इतना आप याद रखिए एरर के टाइप्स में, ये काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। एरर को हम लोग कैसे दिखाते हैं अपने मेजर्ड वैल्यू के अंदर। तो एरर को हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में हम लोग क्या करते हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है उसी यूनिट में हम लोग एरर को भी रिप्रेजेंट करें। जैसे मान लो कि तुमने रेजिस्टेंस मेजर किया, तो रेजिस्टेंस तुम्हारा आया 10 ओम, और इस रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में मान लीजिए कि आपने 0.1 ओम का एरर किया, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्लस माइनस 0.1 ओम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का ट्रू वैल्यू है, रेजिस्टेंस का ट्रू वैल्यू हम ले रहे हैं 10 ओम, इसको हमने ओम में मेजर किया है, ठीक है। और जो एरर लिखा गया है, एरर को भी किस में लिख रहे हैं हम लोग, ओम में। तो ये भी ओम में और ये भी ओम में, ये दोनों सेम यूनिट में लिखा हुआ है। ऐसे ही मान लो कि तुमने कोई लेंथ मेजर किया और उस लेंथ को लिख दिया तुमने 100 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर देखो ये एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस यूनिट में ये लेंथ लिखा हुआ है उसी यूनिट में एरर भी लिखा हुआ है। तो अगर ये मेजर्ड वैल्यू और एरर ये दोनों के दोनों सेम यूनिट में आपको दिखाई दें, तो एरर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। ये जो है, ये जो दूसरा टर्म दिखाई दे रहा है, ये एब्सोल्यूट एरर है। पूछा जाए रेजिस्टेंस के अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये है 0.1 ओम। इस लेंथ के अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। तो ये एब्सोल्यूट एरर होता है। इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है, देख के एक कम पढ़े लिखे इंसान को भी देख करके समझ में आ जाएगा कि एरर इसके अंदर कितना है। आ रही है बात समझ में। दूसरा होता है फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो फ्रैक्शनल एरर में हम लोग एक फ्रैक्शन में बताते हैं कि एरर कितना हो रहा होगा। जो मेजर्ड क्वांटिटी है, इस मेजर्ड क्वांटिटी का कितना एरर है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि फ्रैक्शनल एरर 1/10 है। 1/10 का मतलब जो भी मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ उसका 10वां हिस्सा एरर हो सकता है। एरर मैं बोल दूँ कि 1/100 है, मतलब जो भी मैं मेजर कर रहा हूँ उसका 100th हिस्सा एरर है। जैसे अगर मैंने 100 मेजर किया तो 1/100 का मतलब 1 का एरर है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाले जो लोग रहेंगे वो समझ पाएंगे। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग बता रहे हैं। तो फ्रैक्शनल एरर हम निकालते कैसे हैं या रिलेटिव एरर निकालते कैसे हैं। तो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर निकालने का तरीका होता है
कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू में, एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालने का तरीका है कि एब्सोल्यूट एरर में, एब्सोल्यूट एरर के अंदर आप क्या करें, ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो रिलेटिव एरर निकल जाता है। जैसे मान लो कि मैंने कोई मेजर्ड वैल्यू दिखाया ए, और ये ए कितना है, इसका ट्रू वैल्यू है स्मॉल ए, और इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इस तरह से मैंने मेज़र किया है। तो इसके अंदर एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर कितना होगा, तो रिलेटिव एरर इसके अंदर आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा इसके अंदर डेल्टा ए, ये जो एब्सोल्यूट एरर है, डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, तो डेल्टा ए अपॉन ए, ये रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर आ जाता है। ठीक है, तो पहला तरीका, जिस यूनिट में आपने मेजरमेंट किया है उसी यूनिट में प्लस माइनस करके बिल्कुल सीधे तरीके से आप एरर दिखा दीजिए। तो ये जो लिखा हुआ है प्लस माइनस के बाद, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। और दूसरा, फ्रैक्शंस के फॉर्म में बताओ कि इस मेजरमेंट का कौन सा हिस्सा एरर है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तीसरा है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन आया है, इसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदल देते हैं। परसेंटेज में हम एरर बताते हैं कि जो मेज़र किया है उसका 10% एरर है। जितना मैंने मेजर्ड वैल्यू आपको बताया, उस मेजर्ड वैल्यू के अंदर 0.5% का एरर है, 2% का एरर है। तो परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम लोग बताते हैं एरर को, तो उसे ही परसेंटेज एरर कहते हैं। ये एरर को रिप्रेजेंट करने का तीसरा तरीका होता है। तो परसेंटेज भी मैथमेटिक्स वाले लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। निकालने का तरीका क्या होता है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, जो आपका फ्रैक्शनल एरर था, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाई 100। किसी भी फ्रैक्शन में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि 1/4 का मतलब कितना परसेंट, तो आपको पता है 25%। कैसे आता है 1/4 का मतलब 25%, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 25%। ठीक है, बोला जाए 1/2 का मतलब कितना परसेंट, सबको पता है 1/2 का मतलब हाफ होता है, हाफ का मतलब 50% होता है। कैसे आता है 50% ये, तो इस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो किसी भी फ्रैक्शन के अंदर 100 से मल्टीप्लाई करने से वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ फ्रैक्शनल एरर को भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम लोग सीरीज ऑफ रीडिंग्स लेते हैं किसी भी चीज़ को नापने के लिए, भी मैंने बताया कि अगर एरर को आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया जाता है। एक ही एक्सपेरिमेंट को 10 बार करते हैं, एक ही मेजरमेंट को 10 बार हम लोग करते हैं, और करने के बाद से उसका मीन निकाल करके और एरर रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कई सारे रीडिंग लिए गए, 10 बार का मतलब ये नहीं 10 बार ही, कोई 5 बार करता है, कोई 20 बार करता है, कोई 50 बार कर सकता है, जो आप कन्वीनियंट समझे अपने आप के लिए उतनी बार रीडिंग लेंगे। तो अगर किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए आपने कई बार रीडिंग लिया है, तो एरर वहाँ पर कैसे निकाला जाए, कैसे एब्सोल्यूट एरर निकाला जाए, कैसे रैंडम एरर निकाला, ये रिलेटिव एरर निकाला जाए, कैसे परसेंटेज एरर निकाला जाए। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर बोला गया कि एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने टाइम पीरियड के कई सारे रीडिंग लिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 रीडिंग लिए हैं, और आपको बताना है कि इसके अंदर जब हम लोग निकालेंगे वैल्यू, तो इस टाइम पीरियड के अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा, रिलेटिव एरर कितना आएगा, और परसेंटेज एरर कितना आएगा, ये आपको फाइंड करके बताना है। तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रू वैल्यू निकालना पड़ेगा। एरर निकालना है तो एरर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो सबसे पहले मुझे ट्रू वैल्यू पता हो तब तो मैं निकालूं, तो ट्रू वैल्यू मुझे पता करना पड़ेगा। तो ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगा, ये तो सारे टाइम पीरियड हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही निकाल रहे हैं। तो ट्रू वैल्यू निकालने का एक तरीका हमने निकाला है कि हम क्या करते हैं कि सभी रीडिंग्स का मीन निकाल लेते हैं, और मीन निकाल करके जो वैल्यू आता है उसे ही हम लोग ट्रू वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। असल में किसी मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू हमको हो सकता है कि कभी ज़िंदगी में पता ही ना चले। अब ये सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम अगर इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा है, सिंपल पेंडुलम इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसका टाइम पीरियड असल में कितना है ये हमको कैसे पता चलेगा, हमको तो मेजरमेंट से ही पता चलेगा ना कि इसका टाइम पीरियड कितना है। तो असल वैल्यू इसकी कितनी है, ट्रू वैल्यू कितनी है, कितने देर में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो ये हो सकता है कि हमको कभी पता ही ना चले। तो निकालने का तरीका क्या है कि जितने आपने रीडिंग्स लिए हैं उन सभी रीडिंग्स का मीन निकाल लीजिए, तो उसे ही हम लोग मान लेते हैं कि ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालते हैं या टाइम पीरियड निकालते हैं, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो टी आएगा हमारे पास, टी इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड करो, 2.56 प्लस
2.63 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.8, इन सबको ऐड करके और क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन आपने किया है, 5 से डिवाइड कर लीजिए, मतलब इसका मीन निकाल लीजिए। तो ये मीन टाइम पीरियड आ गया हमारे पास, इन सभी को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 13.12 डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइड करके आ जाएगा 2.624। अब इसको हम 2.624 ऐसे नहीं रहने दे सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जितने आपने मेजरमेंट किए हैं, जितने आपने मेजरमेंट किए हैं सबके सब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपने मेजर किए थे। तो यहाँ पर भी एक्यूरेसी हम लोग डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का ही दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 को अगर हटा दोगे तो राउंड ऑफ करोगे, ये 5 से छोटा है, राउंड ऑफ करने के बाद से पीछे वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2.62 सेकेंड ये मीन टाइम पीरियड आ गया, इसे ही हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। अब देखिए, आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर, तो हर मेजरमेंट के अंदर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, हर मेजरमेंट के अंदर कितना कितना एरर है ये निकालना पड़ेगा। तो देखो, पहला जो मेजरमेंट है इसको मैं बोल दे रहा हूँ T1, T1 कितना है 2.56। अब मुझे निकालना होता है डेल्टा T1, T1 के अंदर कितना एरर है, और वो भी मॉड निकालना होता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। कैसे निकलता है ये, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है, इसको हमने ट्रू वैल्यू कंसिडर कर लिया 2.62 को, माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसको कितना नापा गया है, तो इसको नापा गया है 2.56। तो 2.62 में से 2.56 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और मॉड ले लीजिए। तो इसको घटाओगे तो ये बड़ा है, ये छोटा है, पॉजिटिव में आपका आंसर आएगा, तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही आ जाता है। तो कितना आ जाएगा, घटा करके देखिए, 2.62 माइनस 2.56 कितना आ जाएगा, ये 0.06 ये आ गया, सही है। नेक्स्ट सेकंड क्या है हमारे पास, 2.63 सेकंड। तो इसके अंदर अगर हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालें तो डेल्टा T2 के अंदर कितना हो गया, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू है 2.62 और इसमें से 2.63 आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 0.01, ये आएगा माइनस 0.01, लेकिन मॉड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा हमारा टाइम पीरियड था, यहाँ पर दिया हुआ है 2.42 सेकेंड था। इसमें अगर एरर निकालें, तीसरे वाले में कितना एरर हुआ, तो फिर से ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कर दो। ट्रू वैल्यू कितना है 2.42, तो 2.42 ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, सॉरी ट्रू वैल्यू ये है 2.62, इसमें से मेजर्ड वैल्यू 2.42 घटा दीजिए, कितना आएगा, घटा करके 0.20 ये आ गया, 0.20 सेकेंड। तीसरा वैल्यू है हमारे पास, तीसरा नहीं, चौथा टाइम का वैल्यू है, चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 2.71 सेकेंड। अगर इसके अंदर चौथे वाले के अंदर एरर मैं निकालना चाहूँ तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितना है 2.62, इसमें से मेजर्ड वैल्यू 2.71 माइनस कर दीजिए, तो 2.62 माइनस 2.71 माइनस में आएगा कितना, 0.09, तो इसको मॉड लिया गया है तो मॉड के वजह से प्लस 0.09 हो जाएगा। और चौथा टाइम पीरियड है हमारे पास, पाँचवा टाइम पीरियड है 2.8 सेकेंड, 2.8 सेकेंड। तो 2.8 सेकेंड के लिए क्या करें हम लोग, डेल्टा T5 निकालें और डेल्टा T5 आ जाएगा 2.62, ट्रू वैल्यू है 2.62 माइनस 2.8, तो ये घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0.18। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर ये सारे 2-2 डिजिट में मेजर किए गए थे, 2-2 डिजिट के एक्यूरेसी के साथ, अगर उसी इंस्ट्रूमेंट से इसको ही मेजर किया है तो 2.80 लिखा हुआ होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम करेक्शन कर सकते हैं, 2.80 इसको मान सकते हैं, तो यहाँ पर 2.80 होगा। अगर 2-2 डिजिट में है तभी यहाँ पर हम लोग 2 डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे। अगर कोई भी 1 डिजिट में होता, अगर ये 1 डिजिट में होता तो मुझे 2.6 पर राउंड ऑफ करना पड़ता, मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट पर राउंड ऑफ करना पड़ता। वो राउंडिंग ऑफ हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ा है, वो टेक्निक यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जो सबसे डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जहाँ पर होंगे, सबसे कम डेसिमल प्लेस पर जो मेजरमेंट होगा उतने पर ही हमें इस रिजल्ट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में किए हैं, एग्जाम्पल भी इसका किए हैं। तो यहाँ पर अगर सारे डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट पर हैं तो भले ही 3 आए, 2 पर आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर इसमें से एक भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट पर होता तो मैं 2.6 पर इसको राउंड ऑफ करता। समझ में आ रही है बात? तो उतने पे राउंड ऑफ करके और फिर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ये सब कुछ करना पड़ता। तो चलो मैं इसको 2.80 कर रहा हूँ अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए।
तो ये हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ता है। ये जो T1, T2, T3, T4, T5 के अंदर एब्सोल्यूट एरर आया है, इसके हेल्प से मुझे निकालना पड़ता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है? इन सभी का मीन ले लो, जितना ये एब्सोल्यूट एरर आया है सबको ऐड करके और 5 से डिवाइड कर दो। तो 0.06 प्लस 0.01 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5, ये करना पड़ेगा मुझे। और इसको करके अगर मैं निकालूंगा तो ये सारा ऐड करके आएगा 0.54 डिवाइडेड बाई 5, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 0.11 सेकेंड आ जाएगा। डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक मुझे लिखना है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक 0.11 सेकेंड राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा। अब ये एब्सोल्यूट एरर हो गया। तो मैं अपने मेजरमेंट को कैसे लिखूंगा? अब मुझे टाइम पीरियड लिखना है, तो मैं आंसर कैसे लिखूं? तो टाइम पीरियड में लिखूंगा t इज इक्वल टू, ट्रू वैल्यू के जगह पर मैं लिखूंगा 2.62 सेकेंड प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। एब्सोल्यूट एरर क्या है इसके अंदर? 0.11 सेकेंड, ये एब्सोल्यूट एरर है। दूसरा क्या निकालना है मुझे? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा टी क्या है? 0.11 अपॉन 2.62, ठीक है, 11 अपॉन 262, ये रिलेटिव एरर आ गया। तीसरा क्या फाइंड करना था आपको? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे आएगा? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 262 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। करना क्या है हमको? एक एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, उससे मतलब नहीं है। आपको रीडिंग डायरेक्ट दिया रहेगा, जो रीडिंग दिया हुआ है उस रीडिंग से मुझे क्या चाहिए? ट्रू वैल्यू चाहिए। ट्रू वैल्यू कैसे निकालना है? सभी रीडिंग्स को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो ये जो मीन वैल्यू आ रहा है इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू के जैसा यूज़ करेंगे। इसके बाद हर रीडिंग के अंदर, हर मेजरमेंट के अंदर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो उसको निकालने का ये तरीका है, मॉड करके निकालेंगे। अगर नेगेटिव भी आता है तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसके मॉड की वजह से पॉजिटिव करना पड़ेगा। सभी रीडिंग्स के अंदर जब आप एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे तो फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। इन सभी रीडिंग्स का, इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालना पड़ेगा। तो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है इसी को एब्सोल्यूट एरर के जगह पर लिखा जाएगा। और मेजर्ड वैल्यू ऐसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। फिर रिलेटिव एरर जब हम लोग को लिखना होगा तो रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे? आपका एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, इससे रिलेटिव एरर आ जाएगा। और परसेंटेज एरर में क्या करेंगे? रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एरर निकालने का तरीका है। अब देखो, अगर हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ मेज़र करते हैं और मेज़र करने के बाद से कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं, जैसे मान लो कि हमने वोल्टेज मेजर किया और करंट मेजर किया और मुझे निकालना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आपने क्या मेजर किया था? वोल्टेज। और क्या मेजर किया था? करंट। अगर वोल्टेज मेजर करने के अंदर आपने गलती किया है, करंट मेजर करने के अंदर आपने गलती किया है, वो V के अंदर एरर है, I के अंदर एरर है, तो R के अंदर भी एरर ज़रूर होना चाहिए। तो कितना एरर होना चाहिए, ये तरीका अब हमें सीखना है कि कैसे हम पता करें कि अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेज़र किया है, उनके अंदर एरर है, उन मेजर्ड वैल्यू के हेल्प से कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकाली जाती है, तो इसके अंदर कितना एरर आना चाहिए वो कैसे निकालेंगे। एरर कैसे प्रोपेगेट होता है ये हम कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ एरर, कैसे एरर प्रोपेगेट करेगा, कैसे एरर आगे बढ़ेगा।